नमस्कार। आज हम संधि में ही बात करने जा रहे हैं व्यंजन संधि के बारे में, सॉरी विसर्ग संधि के बारे में ना। अब से पहले हमने बात की है स्वर संधि, व्यंजन संधि। आज हम बात करने जा रहे हैं विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के बारे में हमने देखा था कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के परिवर्तन सहित मेल को हम विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि विसर्ग के साथ किसका मेल होगा, स्वर या व्यंजन का मेल होगा। विसर्ग के साथ विसर्ग का मेल नहीं होता, क्योंकि कोई भी शब्द जो है वो विसर्ग से शुरू नहीं होता, इसलिए विसर्ग के साथ किसका मेल है, स्वर या व्यंजन का मेल है। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि विसर्ग के स्थान पर, जब हम ये बात करेंगे ना कि विसर्ग के स्थान पर इसका प्रयोग होगा या विसर्ग के स्थान पर ये व्यंजन आ जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखना है कि विसर्ग के स्थान पर जो भी व्यंजन आएगा वो स्वर रहित होगा। यदि र आ रहा है या स आ रहा है तो सब क्या होंगे, स्वर रहित होंगे। और उसके बाद अगर कोई स्वर है तो उसे पूरा करेंगे, नहीं तो वो पूरा नहीं होगा, वो स्वर रहित ही रहेगा। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि विसर्ग के स्थान पर जो भी व्यंजन आएगा वो कैसा होगा, स्वर रहित होगा, आधा होगा। हाँ जी, विसर्ग संधि में जैसे हम देखते हैं निह धन चल, शब्द है दो, हमें जोड़ने हैं क्या, निह उपसर्ग है हमारे पास और चल। तो यहाँ पर विसर्ग है और ये आ गया है हमारे पास व्यंजन। अब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर विसर्ग का हो जाएगा श। अभी नियम की बात करेंगे हम, पहले हम सामान्य रूप से देख रहे हैं निश्चल। तो आप देखिए कि विसर्ग के स्थान पर हमने श बनाया है, तो श क्या है, ये स्वर रहित है, आधा। बस ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं स्वर संधि के विसर्ग संधि के नियम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि विसर्ग के बाद, अभी जो हमने शब्द किया था उसी के आधार पर देखते हैं हम, विसर्ग के बाद च या छ हो। विसर्ग है, पहले शब्द के अंत में विसर्ग है और उसके बाद क्या है, च या छ है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, श हो जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा विसर्ग के स्थान पर क्या हो रहा था, श हो जा रहा है। निहि धन छल, निहि धन छल, बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं। आधा व्यंजन यहाँ पर आ रहा है, तो आप इसको विसर्ग में बदल करके पुनः जो है इसको संधि विच्छेद कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इस श को हटा देना है और यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे तो ये संधि विच्छेद हो जाएगा। और छ से पहले विसर्ग है तो यहाँ पर श लगा देंगे तो ये संधि हो जाएगी। तो ये देखा हमने कि विसर्ग के बाद क्या है, च या छ है, तो विसर्ग का क्या हो गया है, श। इसी में हम देखेंगे नंबर 2, विसर्ग के बाद ट या ठ आ गया। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ट या ठ आ रहा है, तो यहाँ पर विसर्ग का हो जाएगा श। विसर्ग का क्या हो जाएगा, श। शब्द है हमारे पास धनु, धन टंकार, धनु धन टंकार। तो अब हम इनको मिलाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, विसर्ग के स्थान पर क्या लिखेंगे, श। विसर्ग के स्थान पर श। अब देखिए कि यहाँ पर आधा श आ रहा है, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया है, श हो गया है। तो इस तरह से धनु धन टंकार, धनुष टंकार। नंबर 3 हम करेंगे, विसर्ग के बाद त या थ हो। अगर विसर्ग के बाद क्या आ गया है, त या थ आ गया है, तो विसर्ग किस में बदलेगा, विसर्ग बदलेगा स में। विसर्ग के बाद अगर त या थ आ गया है तो विसर्ग किस में बदलेगा, स में बदलेगा। निहि धन तार, क्या लिखा हमने, निहि धन तार। ये निहि जो है ये उपसर्ग है ना, आप देखिए निहि या दुह ये उपसर्ग हैं, इनको हम जोड़ करके नए शब्द बना रहे हैं। तो विसर्ग से के बाद में क्या है, त है, तो विसर्ग किस में बदलेगा, स में। निहि धन तार निस्तार, निहि धन तार निस्तार। तो हमें दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, संधि करनी है और संधि विच्छेद भी करना है। तो विच्छेद करते समय हम क्या करेंगे, स को पुनः विसर्ग में बदल देंगे और इस तरह से हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। हाँ जी, आगे हम बात करते हैं
विसर्ग से पहले ई या ऊ है, विसर्ग से पहले क्या है, ई या ऊ है, और विसर्ग के बाद र आ गया। विसर्ग से पहले क्या है, ई या ऊ है, और विसर्ग के बाद क्या आ गया है, ऊ आ गया है। तो विसर्ग के बाद क्या आ गया, र आ गया है। तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो क्या होगा, विसर्ग जो है वो हट जाएगा, विसर्ग जो है वो हट जाएगा। वो जो छोटी ई हमने लिखा ई, ह्रस्व ई दीर्घ ई में बदल जाएगी, और छोटा ऊ ह्रस्व ऊ जो है वो दीर्घ ऊ में बदल जाएगा। इन शब्दों को हमें विशेष ध्यान में रखना है, शब्द शुद्धि के लिए भी और संधि के लिए भी। हमारे पास शब्द आता है कि इसको आप संधि कीजिए। शब्द हमें जोड़ने हैं, निहि और रोग, उपसर्ग के साथ इस शब्द को जोड़ना है। अब देखिए, तो विसर्ग से पहले क्या आ गया है, ई आ गया है, तो विसर्ग हट जाएगा और छोटी ई की मात्रा बड़ी में बदल जाएगी। ये आपको शब्द शुद्धि में भी ध्यान रखना है। जब आपके पास शब्द शुद्ध करने के लिए आता है तो आप उसमें भी ध्यान रखेंगे कि निरोग शब्द इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग से पहले ई या ऊ है और विसर्ग के बाद र है, तो इस कारण से शब्द हम लिखेंगे निरोग। ऐसे ही हमारे पास शब्द आया नीरस, नीरस शब्द आया, और हमें क्या करना है, इसका संधि विच्छेद करना है ना, संधि की हुई है, विच्छेद करना है। तो अब हम उल्टा कर देंगे, बड़ी की मात्रा को छोटी में बदलेंगे और विसर्ग लगा देंगे, और वापस से ये शब्द रस, निहि धन रस, क्या हो गया, नीरस। दुह धन राज, दुह धन राज, तो यहाँ पर देखिए विसर्ग आ गया है, विसर्ग से पहले क्या आया है, ऊ, और विसर्ग के बाद क्या आ गया है, र, तो ये किस में बदलेगा, र की मात्रा बड़े ऊ की हो जाएगी, विसर्ग हट जाएगा और ये शब्द बन जाएगा दूराज। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विसर्ग से पहले अगर ई या ऊ है और विसर्ग के बाद अगर र है तो विसर्ग हट जाएगा, और जो ह्रस्व ई है और ह्रस्व ऊ है वो किस में बदलेगा, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ में बदल जाएगा, गुरु में हो जाएगा। हाँ जी, इसके बाद हम देखते हैं अगला नियम, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद अगर स आ गया या श है या फिर श आ गया, विसर्ग के बाद स, श या श आ गया, तो देखिए दो इसमें चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि विसर्ग हट जाएगा, जो ये विसर्ग है वो हट जाएगा, और विसर्ग के स्थान पर जो ये स है या श है या श है यही दोबारा आ जाएगा। हमने बात की थी कि जो भी आएगा विसर्ग के स्थान पर वो स्वर रहित होगा, यानी कि आधा होगा। तो यानी कि जो भी श या श है या स है वो दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा। और एक ये भी है कि विसर्ग को हम जो की त्यों भी रख सकते हैं, लेकिन हिंदी में हम क्या करते हैं, विसर्ग को हटा देते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है निहि संदेह, निहि संदेह। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग को हम जो की त्यों रखते हैं ऐसे, या फिर हम क्या करेंगे, स को ही दोबारा लिखेंगे। तो ऐसे में हम स को ही दोबारा रखें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि हिंदी में हम विसर्ग हटा करके स को ही दोबारा लिख देंगे, लेकिन दोनों ही रूपों में हम इसको लिख सकते हैं। तो विसर्ग के बाद स, श या श है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, जो स या श या श है वही हम लिख देते हैं विसर्ग के स्थान पर। ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। हाँ जी, अगला नियम हम देखते हैं, विसर्ग से पहले अगर अ या आ है, विसर्ग से पहले क्या आ गया है, अ या आ गया है, और विसर्ग के बाद क आ गया है, या फिर ख से बने हुए शब्द हैं, या प से बने हुए या फ से बने हुए। विसर्ग से पहले अ या आ है और विसर्ग के बाद क्या है, क या ख या फ है, तो हम क्या करेंगे, विसर्ग का श, विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। जैसे निहि धन फल, निहि धन फल, तो यहाँ
हाँ जी, हम पहले अ या आ हो, विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद क या ख या प या फ। विसर्ग से पहले क्या है? अ या आ है, और विसर्ग के बाद क्या है? क है, ख है या प है या फ है, तो विसर्ग का स हो जाता है, तो विसर्ग का स हो जाता है। भाधन कर, भाधन कर, तो क्या बनेगा? भास्कर, भास्कर, भाधन कर, भास्कर। नमः धन कार, नमः धन कार। देखिए आप, विसर्ग से पहले अ आ गया है और विसर्ग के बाद क आ गया है, तो विसर्ग का क्या होगा? स। विसर्ग का क्या होगा? स। नमस्कार। तो विसर्ग से पहले अ या आ है और विसर्ग के बाद क या ख या प या फ है, तो विसर्ग का स हो जाता है। एक बार थोड़ा सा और पीछे का देख लेते हैं, शायद नेटवर्क की वजह से कुछ चीज़ें हम नहीं देख पाए थे। विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ई या ऊ, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद क या ख या प या फ हो। विसर्ग के बाद क या ख या प या फ हो, तो विसर्ग का श हो जाता है, तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निधन फल, निधन फल, निष्फल, निधन फल क्या हो गया? निष्फल। दुहधन फल, दुहधन फल, दुष्फल। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि विसर्ग से पहले ई या ऊ है और विसर्ग के बाद क या ख या प या फ है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? श हो जाता है। तो इस तरह के शब्द हम और भी देख सकते हैं। जैसे अगर आपको करना है तो आप देखिए, संधि विच्छेद भी करना है तो आपको बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। निष्पाप, इसका आपको संधि विच्छेद करना है तो क्या करेंगे? विसर्ग में बदल देंगे श को, निधन पाप। तो इस तरह से ये हो गया है निष्पाप। संधि विच्छेद और संधि करनी है हमें ना। तो विसर्ग से पहले क्या है? ई या ऊ है और विसर्ग के बाद हमने देखा क या ख या प या फ है, तो विसर्ग किस में बदल रहा है? विसर्ग श में बदल रहा है। हाँ जी, हम आगे देखते हैं। विसर्ग से पहले ई या ऊ है, विसर्ग से पहले क्या है? ई या ऊ है और विसर्ग के बाद हम देखते हैं कि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है, अथवा कोई स्वर है, अथवा य, र, ल, व या ह है। क्या देखा हमने? विसर्ग से पहले ई या ऊ है और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है, अथवा कोई स्वर है, अथवा य, र, ल, व, ह है, तो विसर्ग र में बदल जाता है। विसर्ग किस में बदलेगा? र में। ध्यान दीजिएगा, र में बदलेगा और र हल चिन्ह के साथ है, आधा है, इसको हम विशेष ध्यान रखना है हमें ना। आप देखिए यहाँ पर हम कई शब्द जो गलत करते हैं संधि की वजह से, उनको भी हमें ध्यान रखना है। जैसे देखिए दुहु, दुहुधन अवस्था, दुहुधन अवस्था, ये संधि में भी हम देख रहे हैं और शब्द शुद्धि में भी हमें ध्यान में रखना है ना। देखिए दुहुधन अवस्था, विसर्ग किस में बदलेगा? क्योंकि विसर्ग से पहले ऊ आ रहा है ना, विसर्ग से पहले ऊ आ रहा है तो और बाद में ये स्वर आ रहा है, तो ये विसर्ग किस में बदलेगा? विसर्ग बदलेगा र में, विसर्ग बदलेगा र में। आप देखिए र वैसे तो आधा ही था, लेकिन आगे स्वर है अ स्वर बनने से ये क्या हो गया? र पूरा हो गया और शब्द बना दुर्वस्था। शब्द क्या बना है? दुर्वस्था। हमें ध्यान रखना है क्योंकि शब्द शुद्धि में हम दुरावस्था कर देते हैं ना इसे, तो दुरावस्था शब्द नहीं है बल्कि क्या है? दुर्वस्था है, क्योंकि दुहुधन अवस्था और विसर्ग का जो र बना है स्वर रहित, उसको अ स्वर मिल गया है, इस कारण से वो यहाँ पर पूरा हो जाता है, तो ये शब्द बन गया
दुर्वस्था। अगर स्वर नहीं मिलता है तो फिर र जो है वो आधा ही रहेगा, फिर पूरा नहीं होगा, है ना। जैसे हम देखते हैं निहि, निहिधन गुण, निहिधन गुण। तो आप देखिए यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा, र। विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा, र बनेगा। तो विसर्ग के स्थान पर हमने र बनाना है, परंतु हमने देखा था कि अगर र स्वर रहित है, अगर हम ऐसे लिख दें, इसको लिख दिया, लेकिन नियम क्या है, अगर र स्वर रहित है तो अपने से बाद वाले व्यंजन के ऊपर लगता है, यानी कि हमें ऐसे नहीं लिखना है इसको। कैसे लिखेंगे, ग के ऊपर र लगा देंगे। तो ये बन गया निर्गुण। तो हमने विसर्ग का क्या बना है यहाँ पर, र। और शब्द भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे दुहूधन गुण, दुहूधन गुण क्या बनेगा, शब्द क्या बनेगा, दुर्गुण। विसर्ग का हमें र बनाना है, और ये र भी ऊपर चला जाएगा। विसर्ग का जो हमने र बनाया है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। निहि धन ईक्षण, निहिधन ईक्षण। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग आ गया है, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और बाद में क्या आ रहा है, ई। बाद में भी क्या है, स्वर आ रहा है। तो ये किस में बदल जाएगा, र में, और र को मात्रा मिलेगी बड़ी ई की, निरीक्षण। तो इस तरह से हमने देखा, विसर्ग से पहले ई या ऊ है, और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है, अथवा कोई स्वर है, अथवा य र ल व ह है, तो विसर्ग किस में बदला है, र में। शब्द शुद्धि में भी ध्यान रखना है, संधि विच्छेद में भी, और संधि करने में भी। अब इसके बाद हम देखते हैं, विसर्ग से पहले अ या आ है, विसर्ग से पहले क्या है, अ या आ है, और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है, और इसके साथ ही स्वर हो सकता है, अथवा य र ल व या ह हो सकता है, जिसे हम कहते हैं सघोष वर्ण, है ना। तो इनमें से कोई भी हो सकता है। यहाँ पर ये विसर्ग बदलेगा ओ में, विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में। जैसे सरहधन ज, सरहधन ज, सरहधन ज, विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में, और शब्द हमारा बनेगा सरोज, शब्द हमारा बनेगा सरोज। यशहधन दा, यशहधन दा, शब्द बनेगा यशोदा। यशहधन धरा, पयधन द। तो ओ की मात्रा को देख करके भी हम यहाँ से संधि विच्छेद कर सकते हैं। पयोध, मनोज। अब इनका संधि विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे, ओ की मात्रा आ रही है, ओ किसकी जगह पे आया है, विसर्ग की जगह पर, तो हमने विसर्ग लगा दिया, और बाद में क्या था, द। ये हो गया संधि विच्छेद। यहाँ पर भी देखिए ओ की मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा को किस में बदलना है, वापस से विसर्ग में बदलना है। ये शब्द हो गया हमारे पास मनह धन ज। तो इस तरह से संधि विच्छेद और हम संधि कर सकते हैं कि विसर्ग से पहले अ या आ है, और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है, अथवा कोई स्वर है, अथवा य र ल व ह है, तो विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में। इसमें भी एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, हमने एक अवग्रह चिन्ह किया था, अगर आपको ध्यान हो तो, जब हम वर्णमाला की बात कर रहे थे तो हमने एक अवग्रह चिन्ह किया था ना, तो उसका प्रयोग देखिए अब हम करते हैं यहाँ पर। मनह धन अभिलाषा, मनह धन अभिलाषा, मनह धन अभिलाषा। तो यहाँ पर देखिए मनह धन अभिलाषा,
तो ये ओ में बदल गया, विसर्ग ओ में बदल गया। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर स्वर आ गया है, क्या, अ। अब ये अ तो लगाएंगे नहीं हम, तो इस अ को हम किस में बदलेंगे, अवग्रह चिन्ह में, मनोभिलाषा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये स्वर आ रहा है तो इस अ को हम किस में बदलेंगे, अवग्रह चिन्ह में ना, तो मनो अभिलाषा। तो इस तरह से संधि जब हम बनाएंगे इसकी, तो विसर्ग को तो हमने ओ में बदल दिया और इस अ को अवग्रह चिन्ह के रूप में लिखा जाएगा। हाँ जी, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि दो हमारे पास उपसर्ग हैं, पुनः और अंतः। दो उपसर्ग हैं हमारे पास, पुनः और अंतः। हालांकि देखिए इसमें क्या है, विसर्ग से पहले अ या आ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले क्या है, अ या आ है। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर पुनः या अंतः है और इसके बाद जो है वही सघोष व्यंजन यानी कि तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ रहा है, अथवा कोई स्वर आ रहा है, अथवा य, र, ल, व, ह आ रहा है, तो यहाँ पर ये विसर्ग जो है वो र में बदल रहा है। विसर्ग किस में बदल रहा है, र में बदल रहा है। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर भी हमें शब्द शुद्धि में बहुत सहायता मिलेगी। पुनः धन अवलोकन, पुनः धन अवलोकन। अब देखिए शब्द क्या बनेगा हमारा, पुनर्अवलोकन, ना कि पुनरावलोकन। शब्द क्या बनेगा, पुनर्अवलोकन। पुनर्अवलोकन है ना, क्योंकि विसर्ग का क्या बना है, विसर्ग का र बना है और उसके बाद हमारे पास अ है, तो अ जुड़ करके ये र जो है वो पूरा हो रहा है। तो इस तरह से शब्द बन गया पुनर्अवलोकन। अंतः धन जातीय, अंतः धन जातीय। अंतः धन जातीय। तो आप देखिए यहाँ पर विसर्ग का क्या बनेगा, र बनेगा है ना, तो ये जा के ऊपर र आ गया, अंतर जातीय। तो विसर्ग का क्या हो गया है, र हो गया है ना। अंतः धन आत्मा, अंतः धन आत्मा, अंतः धन आत्मा। अब देखिए कौन सी मात्रा मिलेगी र को, आ की, और शब्द क्या बनेगा, अंतरात्मा। शब्द क्या बनेगा हमारा, अंतरात्मा। तो यहाँ पर विसर्ग का र हो रहा है और विसर्ग के बाद स्वर आ रहा है या तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ रहा है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि इस विसर्ग को किस में बदलना है, र में। और र में बदला है तो ये र हल चिन्ह के साथ है, यानी कि आधा है, ये हमें ध्यान रखना है ना। अंतः धन राष्ट्रीय एक शब्द इसी से बनता है, अंतः धन राष्ट्रीय, राष्ट्र में, क्योंकि अंतः का मतलब अंदर, भीतर। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय शब्द बना है इसका मतलब क्या है, राष्ट्र में, इन नेशन, राष्ट्र के अर्थ में आता है, राष्ट्र में के अर्थ में आएगा। तो संधि के अनुसार ये शब्द जो है वो अंतः धन राष्ट्रीय से इस रूप में लिखा जाएगा। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि विसर्ग जो है वो ज्यों की त्यों रहते हैं। प्रातः धन काल, प्रातः काल, तो ये संधि विच्छेद के बाद जब हम संधि कर रहे हैं तो ज्यों की त्यों। एक और शब्द जो हम गलत लिखते हैं, मन है धन कामना, मन है धन कामना। तो आप यहाँ देखिए विसर्ग के बाद क आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी मन है कामना ही रहेगा, मनोकामना नहीं होगा ना, मन है कामना ही रहेगा। शब्द शुद्धि में भी हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो आपका विसर्ग जो है वो नहीं हट रहा है, विसर्ग ज्यों की त्यों रह रहा है। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जहाँ विसर्ग हट जाता है, जिसमें एक प्रमुख शब्द जो हम देखते हैं वो है अंतः धन एव, अतः धन एव, सॉरी, अतः धन एव अतैव, अतः धन एव अतैव। तो यहाँ पर क्या है, जब इस शब्द को भी ध्यान में रखना है आपको, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है
तो अतः, अतः धन एव अतैव, तो विसर्ग जो है हमने हटा दी है और इस तरह से शब्द बन गया अतैव। तो ये हमने बात की है विसर्ग संधि के बारे में। अब कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, कुछ हम उदाहरण देखते हैं इससे संबंधित। जो संधि हमने पिछले 2 दिनों में की है, तो आप देखिए योग धन अभ्यास, इससे क्या शब्द बनेगा? योग धन अभ्यास कौन सी संधि है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अ है और यहाँ पर भी अ है, तो अ और अ मिलकर के क्या बनेगा? आ बनेगा। तो शब्द हमारे पास क्या बन गया? योगाभ्यास, योगाभ्यास। तो इस तरह से ये दीर्घ संधि हो गई। यहाँ पर भी देखिए हमें जोड़ना है, आपको क्या देखना है? यहाँ पर स्वर कौन सा है, स्वर है कि नहीं है? है। तो स्वर कौन सा है यहाँ पर? अ। स्वर कौन सा है हमारे पास? अ। चलो आगे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी स्वर कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्वर क्या है? ई। और यहाँ पर भी क्या है हमारे पास? बड़ी ई। तो ये दोनों ई मिलकर के क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगी ना। तो यहाँ पर प र को बड़ी की मात्रा और शा, तो यहाँ से ई की मात्रा और यहाँ पर ई, ये दोनों मिलकर के क्या बन गया है? ई। तो ये भी क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं त के साथ क्या है? ई है और यहाँ पर भी ई है। तो अब देखिए ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? बड़ी ई। तो बस हमें जोड़ना है, त के साथ कौन सी मात्रा आ जाएगी? बड़ी ई की, और बाकी ज्यों का त्यों आ जाएगा ना। क्षितीश्वर, क्षिति किसे कहते हैं? पृथ्वी, धरती को। श्रेंदु, ये भी देखिए आप, यहाँ पर श्र के साथ कौन सी मात्रा है? ई की है, बड़ी ई है, और इधर क्या है? ई है ना। इसका अंत वाला देखना है और इसका पहले वाला देखना है। तो अब हमने देखा कि ई मिलकर के क्या बन रहा था? बड़ी ई। तो ये शब्द क्या हो गया? श्रेंदु, श्रेंदु। ई की मात्रा जो है वो बड़ी हो गई। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम? बड़ी ई, और यहाँ पर भी बड़ी ई मिलकर के क्या बन जाएगी? दीर्घ ई, बड़ी ई। शब्द क्या बनेगा हमारे पास? गोरीश। शब्द क्या बनेगा हमारे पास? गोरीश, क्योंकि ई और ई मिला करके बड़ी ई हो जाएगी। हाँ जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके अंत में है आ, इसके अंत में क्या है? आ, और यहाँ पर क्या है? अ। आ और अ मिलकर के क्या बनेगा? आ। दोनों को मिला दिया हमने, शब्द बना आशातीत। शब्द बना हमारे पास आशातीत। यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी अ है, तो मिलकर के क्या बनेगा? छायांकन। अनुस्वार ज्यों की त्यों रहेगा, छायांकन। तो ये भी दीर्घ संधि के उदाहरण हुए। तथापि, तथा आ हो गया और ये हो गया अ। शब्द क्या बना? तथापि। इस आ और अ को जोड़ करके हमने क्या किया? आ बना दिया। यहाँ पर फिर से क्या है हमारे पास? आ है और अ है, मिलकर के क्या बनेगा? आ। शब्द बनेगा दीक्षांत। शब्द बनेगा दीक्षांत। हाँ जी, अगला शब्द है हमारे पास महाधन इंद्र। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है? आ, और यहाँ पर क्या है? ई। याद करिए हमने स्वर संधि में ही एक किया था गुण संधि। स्वर संधि में ही हमने क्या किया था? गुण संधि, जहाँ पर हमने देखा था कि आ के बाद, अ या आ के बाद अगर ई आ जाता है तो दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? ए। दोनों मिलकर के क्या बनते हैं? ए। यहाँ पर क्या बनेगा? महेंद्र। आ और ई मिलकर के क्या बन गए हैं? ए। तो शब्द क्या बनेगा? महेंद्र। ठीक यही बात यहाँ पर है। यहाँ पर भी क्या है? आ और ये क्या है? ई। आ और ई मिलकर के क्या बनेगा? ए। तो ठीक है, यहाँ से आ हटाते हैं और यहाँ से
ई हटाते हैं, शब्द क्या बनेगा? राजेच्छा। शब्द क्या बनेगा हमारे पास? राजेच्छा, राजा की इच्छा। यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी ई है, आ है और ई है। तो अब देखिए आ और ई मिलकर के क्या बनेगा? ए। आ और ई मिलकर के क्या बन रहा है गुण संधि में? ए बन रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए राजा और इंद्र, आ और ए, ई मिलकर के ए। हमने देखा था कि ए लिखा इस रूप में जाएगा और मात्रा के रूप में हम इस रूप में लिखते हैं। तो ये शब्द बन गया हमारे पास राजेंद्र। शब्द क्या बना? राजेंद्र। राजा धन इंद्र मिलकर के क्या बना? राजेंद्र। हाँ जी, आगे ठीक वही बात है। आ के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है और दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? ए बनेंगे। तो यहाँ से क्या हटाना है? आ और से हटाना है ई। थ को मिलेगी ए की मात्रा। शब्द बन गया यथेच्छा। शब्द क्या बना? यथेच्छा। यथा धन इच्छा, शब्द बना यथेच्छा। हाँ जी, अब ये देखेंगे। अब तो पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये संधि विच्छेद होगा कहाँ से, है ना? तो आप देखिए ये बड़ा ए बन रहा है ना, यहाँ पर ऐ बन रहा है। तो ऐ कैसे बनता है? ये बड़ा ए कैसे बना था? ध्यान करिए, वृद्धि संधि में हमने देखा था ना। वृद्धि संधि में हमने देखा था कि ऐ हो रहा है। और वो ऐ कैसे हो रहा था? याद करिए, ऐ हो रहा था कि अगर अ या आ है, और उस अ या आ के बाद ए या ऐ है तो दोनों मिलकर के ऐ हो रहे थे, है ना? तो यहाँ ऐ हो रहा है, तो इसका मतलब शब्द जो है यहाँ से इसकी संधि होगी। तो देव, देव शब्द होता है या देवा होता है? देव होता है ना। तो हमने लिखा देव, और पीछे हमारे पास क्या बच रहा है? वो तो सामने दिख ही रहा है कि वह को कौन सी मात्रा लगी है? ऐ की। ऐ बना था, तो ऐ किससे बनता है? या तो ए से या ऐ से। अब या तो ऐश्वर्य होगा, है ना, या फिर ऐश्वर्य हो जाए। अब हमें देखना है कि दोनों में से शब्द कौन सा होता है। ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य नहीं होता है, तो इसका मतलब देवधन ऐश्वर्य। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देवधन ऐश्वर्य। उद्यान। उद्यान, अब क्या ध्यान करना है हमें? अब देखिए यहाँ पर द हलचिन वाला आ रहा है, द हलचिन वाला आ रहा है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कौन सी संधि हो सकती है ना। अगर हम यान शब्द को अलग कर देते हैं तो ठीक है, उत धन यान, क्योंकि यान शब्द होता है तो उसको हमने अलग कर दिया। तो उत धन यान। नियम कौन सा ध्यान रखेंगे कि प्रथम वर्ण के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर? य र ल व हो तो प्रथम वर्ण अपने तीसरे में बदलता है। तो ट किस में बदल गया था? द में। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण हुआ? व्यंजन संधि का। यदि, यद्यपि, यद्यपि। अब कहाँ से ये शब्द तोड़ेंगे ये देखना पड़ेगा ना। अगर यहाँ से तोड़ेंगे तो यत, यत यपि, कोई शब्द का अर्थ नहीं बन रहा है। तो हम ले लेते हैं कि द और य, द के बाद क्या आ रहा है? य आ रहा है। य कब बनता है? य कब बनता है? संधि में हमने देखा था कि य कब बनता है? अगर ई के बाद, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई किस में बदल जाता है? य में बदल जाता है। यानी कि ये द के साथ कौन सी मात्रा होनी चाहिए? ई की मात्रा, क्योंकि उसी ने इसको य बना दिया, है ना। तो शब्द क्या है हमारे पास? यदि। द को हमने ई की मात्रा लगा दी। अब हमें देखना है कि ये य जो व्यंजन है वो किससे पूरा हो रहा है। यह व्यंजन किससे पूरा हो रहा है? यहाँ पर य अ से पूरा हो रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा अपि। तो यद्यपि, यदि धन अपि, शब्द क्या बन गया? यद्यपि। यहाँ पर भी ठीक वही बात है। देखिए यह बन रहा है ना, यह बन रहा है। यह किसका बनता है? ई या ई का, छोटी ई या बड़ी ई। तो अब व के साथ छोटी ई और बड़ी ई लगा के देख लेते हैं। कवि, कवि शब्द होता है, बिल्कुल सही होता है, तो हमने कवि लिख लिया।
अब य के साथ कौन सा स्वर है? य किससे पूरा हो रहा है? य पूरा हो रहा है अ से। ये हो गया कविधन अर्थ, कव्यर्थ। ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया तो ई किस में बदला था? य में बदला था। हाँ जी, अब हमारे पास शब्द है परोपकार। परोपकार, परोपकार शब्द बोलते ही बोलने से हमें लग रहा है कि उपकार जैसा कुछ हो रहा है ना। तो आप ये देखिए कि ओ किसका बनता है? ओ किसका बनता है? ओ एक तो हमने विसर्ग संधि में देखा था कि विसर्ग का ओ बनता है ना। तो चलो पहले हम ये थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं कि अगर हम विसर्ग का बनाते हैं तो भाई ये पकार बचा हमारे पास तो ना, पकार। ये तो फिर गलत हो गया ना, ये तो शब्द बनेगा नहीं। इसका मतलब ओ और कहाँ पर बना था और किस तरह से हमने ओ बनाया था? याद करिए, हमने गुण संधि में देखा था कि अ या आ के बाद अगर ऊ है, अ या आ के बाद अगर ऊ या ऊ है तो ये मिलकर के क्या बन रहा था? ओ बन रहा था। ध्यान होगा आपको, ऊ बन रहा था। तो अब देखिए इसके अनुसार करते हैं हम ना। तो ये पहला हमारे पास आ गया पर, ये आ गया पर। तो पर में क्या आ गया? अ आ गया। अब पीछे क्या होना चाहिए? ऊ या ऊ। तो आप देखिए पकार तो था ही हमारे पास, यानी कि ऊ होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि दो ये अ या आ और ऊ मिलकर के ओ बना रहे थे। तो अब ओ में से हमें दो ये ध्वनियाँ अलग करनी है। कौन सी? एक तो अ हमने अलग कर लिया है और यहाँ पर हमने ऊ अलग कर लिया है। तो यहाँ का अ और यहाँ का ऊ मिलकर के ही ओ बना रहे थे। तो इस तरह से परोपकार, परधन, उपकार। ठीक वही बात यहाँ पर है। देखिए ओ बन रहा है शब्द। अगर हम मह करेंगे तो भाई मह का अर्थ नहीं है हमारे पास, तो ये हो गया महा, और पीछे रह गया उपकार, महाधन उपकार। यहाँ पर भी हम देखते हैं महोत्सव, ओ बन रहा है महा, और पीछे ऊ या ऊ होना चाहिए। तो उत्सव या उत्सव, तो हमें पता है कि शब्द क्या होता है? उत्सव। तो इसलिए हमने लिखा महाधन उत्सव। यहाँ पर भी वही गुण संधि के अनुसार यथ या यथा, तो यथा शब्द होता है, तो फिर उचित। यहाँ पर भी आ और ऊ मिलकर के क्या बन रहा है? यहाँ पर भी ओ बन रहा है। यहाँ पर भी ओ बन रहा है, यथोचित। महोपदेश, यहाँ पर भी ओ बन रहा है, तो कैसे बनाएंगे? महाधन, महाधन उपदेश, महाधन उपदेश। हाँ जी, अब यहाँ पर आते हैं उल्लंघन। हम याद करेंगे यहाँ पर व्यंजन संधि को, है ना, जहाँ पर दो एक जैसे व्यंजन आ रहे थे। जैसे हमने क्या ना, उज्ज्वल, उड्डयन, जहाँ पर एक जैसे वर्ण आ रहे थे ना, तो उसमें हमने क्या देखा था कि पहला व्यंजन जो है उसको दूसरे वाले के अनुसार वो बदल जा रहा था, है ना। तो यहाँ पर देखिए लंघन शब्द तो हमें समझ में आ ही गया, लंघन शब्द हमें समझ में आ गया। तो ये लंघन, उससे पहले ये है ल, तो ल किसका बना? त का, क्योंकि हमने नियम क्या देखा था कि त या द के बाद अगर ल है तो त द किस में बदल रहा है? ल में बदल रहा है ना। तो यहाँ पर उत्तधन लंघन, तो त किस में बदला है? ल में बदला है। तो ये हो गया है व्यंजन संधि का उदाहरण। ठीक वही बात है यहाँ पर उल्लासित। तो यहाँ पर उत्तधन लासित, यहाँ पर भी उत्तधन लेख। हालांकि शब्द जो है उल्लसित ही होता है ना, उल्लसित। यहाँ पर आपकी मात्रा की जरूरत नहीं है हमें। उल्लसित, उत्तधन लेख, उल्लेख। हाँ जी, फिर हम ध्यान करेंगे हमारी व्यंजन संधि का। यहाँ पर क्या है? श हो रहा है। श कब होता है? श कब होता है?
अगर स से पहले कोई स्वर है तो स से पहले कोई स्वर है तो स का श हो जाता है, यानी कि नी धन सेध। तो स था और स का क्या बन रहा है यहाँ पर, श हो रहा है। यहाँ पर देखिए सदाचार, सदाचार, द क्या है, तीसरा वर्ण है, और तीसरा वर्ण किसका बनता है, अपने पहले का। तीसरा वर्ण किसका बनता है, अपने पहले का। तो द के वर्ग का जो पहला वर्ण है वो कौन सा है, त। त थ द। तो सतधन, सतधन आचार। नियम के अनुसार प्रथम वर्ण के बाद अगर स्वर आ जाता है तो प्रथम वर्ण अपना किस में बदलता है, तीसरे वर्ण में, है ना। ये हमने व्यंजन संधि में किया था। प्रथम वर्ण किस में बदलता है, अपने तीसरे में। तो त किस में बदल गया है, अपने तीसरे वर्ण में, यानी कि द में। तदुपरांत, तदुपरांत यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी वही बात है कि द आ रहा है ना, तदुपरांत। उपरांत शब्द हो गया, द आ रहा है। तीसरा वर्ण किसका बना है, प्रथम वर्ण का, यानी कि तत्धन उपरांत, तत्धन उपरांत, तत्धन उपरांत, तदुपरांत। त किस में बदला है, द में, अपने तीसरे वर्ण में। यहाँ पर भी देखिए उद्यम, द तीसरा वर्ण है तो पहले में चला जाएगा उतधन यम, उद्यम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संधि में संधि विच्छेद और संधि जब करनी है तो थोड़ा सा हम नियमों का ध्यान रखेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि संधि में या तो उपसर्ग अलग हो रहा है या फिर कोई शब्द जो है वो अलग हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इसका अभ्यास करेंगे जो हमें शब्द शुद्धि में भी काम आएंगे। विसर्ग संधि से संबंधित कुछ उदाहरण, हम कुछ और अभ्यास अपनी अगली क्लास में करेंगे। आप सबको नमस्कार।